क्वांटम कंप्यूटर एक अलग तरह का कंप्यूटर है जो क्वांटम दुनिया के खास नियमों पर काम करता है। इसमें क्वांटम बिट्स होते हैं जिन्हें क्यूबिट कहा जाता है। ये क्यूबिट एक साथ कई हालात में रह सकते हैं और आपस में जुड़े भी हो सकते हैं। इसी वजह से ये कंप्यूटर कुछ मुश्किल काम बहुत जल्दी कर सकते हैं जो आम कंप्यूटर से नहीं हो पाते, जैसे बहुत बड़े नंबरों को गुणनखंडों में तोड़ना या अणुओं की चाल समझना। साधारण कंप्यूटर साफ साफ 1 और 0 से काम करते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में हर क्यूबिट एक ही समय में 1 भी हो सकता है और 0 भी। इसी वजह से ये कई काम एक साथ कर सकता है। इसकी असली शुरुआत उस समय हुई जब एक वैज्ञानिक ने ये कहा कि क्वांटम नियमों को समझने के लिए हमें ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो खुद क्वांटम नियमों से चलता हो। फिर कुछ और वैज्ञानिकों ने इस पर काम करके इसे थ्योरी में मजबूत किया। एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब एक खास तरीका निकला गया जिससे बहुत बड़े नंबरों को आसानी से तोड़ा जा सकता था। इससे पुरानी सुरक्षा तकनीकें खतरे में आ गई। बाद में कुछ छोटे कंप्यूटरों पर यह तरीका आजमाया भी गया, जैसे 15 या 21 को तोड़ना। इसके साथ साथ क्वांटम जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने और उसमें गलती को सुधारने के तरीकों पर भी काम हुआ। हालांकि अभी असली क्वांटम कंप्यूटर बनाना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि क्यूबिट आसपास के माहौल से जल्दी बिगड़ जाते हैं और उनमें गलतियां हो जाती हैं। इन्हें सही करने के लिए एक क्यूबिट के लिए हजारों और क्यूबिट लगाने पड़ते हैं। अब जो कंप्यूटर हैं वो अभी भी शोर वाले हैं और ज्यादा गहराई से काम नहीं कर पाते। कुछ लोग मानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर ने असली कंप्यूटरों से आगे निकलना शुरू कर दिया है, लेकिन जब इसे अच्छे आम कंप्यूटरों से मिलाया गया तो पता चला कि उतना फायदा नहीं हुआ। असली फायदेमंद क्वांटम कंप्यूटर बनना अभी दूर की बात है। हाल ही में कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन फिर भी क्वांटम कंप्यूटर को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी बाकी। ये तकनीक दवाइयों की खोज और बड़ी गिनतियों को ठीक करने जैसे कामों में मदद कर सकती है, मगर इसके लिए हमें ठोस नतीजे और अच्छे तरीके चाहिए। सिर्फ उम्मीदों से कुछ नहीं होगा। अभी भी इसमें इस्तेमाल होने वाले सामान और मशीनों को सुधारने की जरूरत है। शुरुआत में एक वैज्ञानिक ने ये सोच पेश की कि कंप्यूटर को क्वांटम नियमों पर चलाया जा सकता। फिर दूसरे वैज्ञानिक ने बताया कि ऐसा कंप्यूटर किसी भी क्वांटम प्रक्रिया की नकल कर सकता है। उसका तरीका ये था कि कंप्यूटर एक साथ कई जवाबों पर काम करे, बिना बीच में रोक टोक के। इन सब बातों से ये साफ होता है कि क्वांटम कंप्यूटर आम कंप्यूटरों से आगे जा सकते हैं, मगर अभी नहीं। इसके लिए बहुत मेहनत और समय लगेगा। सन 1595 में वैज्ञानिकों ने 2 क्यूबिट को जोड़ने वाला पहला क्वांटम लॉजिक गेट बनाया। इसमें बेरिलियम आयन का इस्तेमाल हुआ था। इससे एक कंडीशनल ऑपरेशन किया गया जो क्वांटम कंप्यूटर की शुरुआत का बड़ा कदम था। फिर एक और प्रयोग में आयन की चाल और अंदर की स्थिति पर पूरा नियंत्रण पाया गया, जिससे क्वांटम कंप्यूटर को आगे बढ़ाने का रास्ता खुला। सन 1998 में एक और तरीका आजमाया गया। इसमें एक खास क्वांटम एल्गोरिदम को 3 क्यूबिट पर चलाया गया। इससे ये दिखा कि एक ही बार में पता लगाया जा सकता है कि कोई फंक्शन कैसा है। ये काम पानी में घुले हुए अणुओं पर किया गया था। इसमें सही नतीजे मिले, लेकिन आगे चलकर इसकी सीमा सामने आई क्योंकि ये तरीका बड़े पैमाने पर नहीं चल सकता था। सन 1999 में सुपरकंडक्टर तकनीक से पहला क्वांटम झुकाव दिखाया गया। इसमें एक छोटा सा क्वांटम हिस्सा बहुत ही कम समय के लिए एक से ज्यादा हालात में रहा। बाद के कुछ सालों में 2 क्यूबिट को जोड़ने वाले गेट भी बनाए गए जो 80% से ज्यादा सही नतीजे दे रहे थे। हालांकि इसमें कुछ परेशानियां थीं, जैसे शोर की वजह से गड़बड़ी।
सन 2011 में 14 क्यूबिट को जोड़कर एक साथ चलाया गया। इसमें देखा गया कि जैसे जैसे क्यूबिट बढ़ते हैं वैसे वैसे गलती की संभावना भी बढ़ती है। इससे ये समझ आया कि गलतियों को कैसे संभालना है। इस तरह की जानकारी क्वांटम गलती सुधारने के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। बाद में क्वांटम सिस्टमों में और सुधार हुआ। सन 2017 में एक 20 क्यूबिट वाला सिस्टम क्लाउड पर इस्तेमाल के लिए जारी किया गया। इसमें 2 क्यूबिट जोड़ने की सटीकता 95% थी। फिर ये सिस्टम बढ़ते गए और 50 से ज्यादा क्यूबिट तक पहुंच गए। अब सिंगल क्यूबिट की सटीकता 99.99% और 2 क्यूबिट की 99.8% तक पहुंच गई। हालांकि फिर भी कुछ सीमाएं थीं, जैसे शोर और गलतियों की वजह से गहराई वाले कामों में दिक्कत आती। दूसरी तरफ आयन वाले सिस्टम भी साथ साथ आगे बढ़े। इनसे 10 से ज्यादा क्यूबिट को एक साथ जोड़कर चलाने में कामयाबी मिली। इनकी सटीकता भी 99% से ज्यादा रही। अक्टूबर 2025 में एक कंपनी ने बताया कि उनके 105 क्यूबिट वाले प्रोसेसर ने बहुत ही मुश्किल क्वांटम काम को 13,000 गुना तेजी से किया। ये काम ऐसा था जिसे आम कंप्यूटर नहीं कर पाते। इस मशीन ने अपनी गलतियों को खुद सुधारने का भी तरीका दिखाया, जो एक बड़ी बात थी। एक और कंपनी ने बताया कि उन्होंने 2 क्यूबिट जोड़ने में दुनिया का सबसे ज्यादा सटीक नतीजा पाया है। ये काम बिना ज्यादा ऊर्जा लगाए किया गया और इसका मतलब है कि अब और गहराई वाले क्वांटम सर्किट बन सकते हैं। एक और कंपनी ने दावा किया कि उनकी मशीन ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिन्हें आम कंप्यूटर लाखों साल में नहीं कर सकते। उन्होंने खास तरह की क्वांटम मशीन से चुंबकीय पदार्थों का व्यवहार बहुत जल्दी समझ लिया। फोटॉन पर काम करने वाली एक और कंपनी ने लाखों क्यूबिट वाली मशीन बनाने के लिए जोर लगाया। उन्होंने इसके लिए बहुत बड़ी रकम भी जुटाई। उनका कहना है कि वे ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो बड़े स्तर पर काम करेगा और नेटवर्क के जरिए क्यूबिट जोड़ पाएगा। दूसरी जगहों पर भी कई कंपनियों और वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रयोग किए जिनमें 20 से ज्यादा लॉजिकल क्यूबिट को जोड़ा गया। इससे ये साबित होता है कि अब गलतियों को सुधारने वाली क्वांटम मशीनें बनना मुमकिन होता जा रहा है। कुछ जगहों पर यह भी देखा गया कि क्यूबिट की हालत को 357% तक ज्यादा समय तक टिकाया जा सकता है, जो बहुत बड़ी बात है। क्यूबिट क्वांटम जानकारी की सबसे छोटी इकाई होती है। ये एक साथ 2 हालात में रह सकता है, जैसे 1 और 0, जबकि आम कंप्यूटर का बिट या तो 1 होता है या 0। क्यूबिट का हालचाल इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कितनी मात्रा में 1 और 0 मिला हुआ है, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं। ये गणित के एक नियम से चलता है, जिससे दोनों हालात को एक साथ जोड़ा जा सकता है। हर क्यूबिट को एक गोल आकृति पर भी दिखाया जा सकता है, जिसे ब्लॉक गोला कहते हैं। इसमें ऊपर की ओर 1 और नीचे की ओर 0 होता है। इसके बीच का कोई भी बिंदु एक अलग स्थिति दिखा सकता है। अगर किसी वजह से हम पूरे सिस्टम की जानकारी न रख सके या उसका कुछ हिस्सा बाहर के माहौल में चला जाए, तो वो मिक्स्ड स्टेट बन जाता है। इसे समझाने के लिए एक खास गणितीय तरीका होता है। अगर कोई क्वांटम हालत पूरी तरह साफ हो, तो उसे दोबारा वैसा ही नहीं बनाया जा सकता। इसे नो क्लोनिंग नियम कहते हैं। ये दिखाता है कि क्वांटम जानकारी को हूबहू कॉपी नहीं किया जा सकता। क्वांटम गेट्स वो तरीके हैं जिनसे क्यूबिट्स पर काम किया जाता है। ये उल्टे भी चल सकते हैं और हमेशा जानकारी को संभाल कर रखते हैं। कुछ गेट एक क्यूबिट पर काम करते हैं, जैसे कि उसे पलटना, उसकी दिशा बदलना या उसकी स्थिति को आधा आधा बांटना। कुछ गेट 2 क्यूबिट पर एक साथ काम करते हैं, जैसे कि अगर एक क्यूबिट 1 हो तो दूसरा भी बदल जाए। ऐसे गेट से क्यूबिट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिसे एंटांगमेंट कहते हैं। इन गेट्स को मिलाकर
एक पूरा क्वांटम सर्किट बनाया जाता है। हर क्यूबिट एक तार की तरह होता है और उस पर एक एक करके गेट लगाए जाते हैं। आखिरी में नतीजा देखने के लिए माप किया जाता है। लेकिन ऐसे सर्किट को समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे जैसे क्यूबिट बढ़ते हैं वैसे वैसे सारी स्थितियां बहुत ज्यादा हो जाती। कुछ और तरीके भी हैं, जैसे धीरे धीरे सिस्टम को एक हालत से दूसरी में ले जाना, जिससे अपने आप सही जवाब मिल जाए। एक और तरीका है जिसमें पहले से बहुत सारे क्यूबिट को आपस में जोड़ दिया जाता है, फिर उन्हें एक एक करके देखा जाता है और अगले कदम का फैसला किया जाता है। ये तरीका गलती सुधारने में बेहतर हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटर में सुपरपोजिशन का मतलब है कि एक क्यूबिट एक साथ एक और शून्य दोनों हो सकता है। इससे एक ही क्यूबिट बहुत सारी संभावनाएं रख सकता है। जब बहुत सारे क्यूबिट जुड़ते हैं तो ये संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं। इसमें जो सबसे खास बात होती है वो है एंटेंगलमेंट। जब दो क्यूबिट इस तरह जुड़े हों कि एक की हालत से दूसरे की हालत तय हो जाए तो इसे एंटेंगलमेंट कहते हैं। ऐसी जुड़ी हुई स्थितियों में कुछ चीजें होती हैं जो आम सोच से उलट लगती हैं। इनसे ये साबित होता है कि क्वांटम दुनिया अलग तरह से चलती है। एंटेंगलमेंट में एक खास बात होती है कि अगर दो क्यूबिट पूरी तरह जुड़े हैं तो उनमें से कोई भी तीसरे के साथ ज्यादा नहीं जुड़ सकता। माप करने पर जो भी हालत आती है वही आखिरी होती है और सारी बाकी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। इस वजह से क्वांटम कंप्यूटर को काम करने से पहले ही पूरी तैयारी करनी पड़ती है ताकि माप करते वक्त सही नतीजा मिले। माप करने के बाद जो भी जवाब मिलता है वो तय करता है कि कंप्यूटर ने क्या निकाला। लेकिन एक बार माप हो जाए तो क्यूबिट की खास स्थिति खत्म हो जाती है। इसलिए माप से पहले ही सब कुछ इस तरह किया जाता है कि सही जवाब की संभावना ज्यादा हो जाए। इसके लिए फेज यानी चरणों का खास इस्तेमाल होता है। सही रास्तों को और मजबूत किया जाता है और गलत रास्तों को कमजोर। यही तरीका क्वांटम कंप्यूटर को खास बनाता है। क्वांटम एल्गोरिदम ऐसे तरीके हैं जो सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करके कुछ खास काम आम कंप्यूटर से जल्दी कर सकते हैं। शोर का एल्गोरिदम एक ऐसा तरीका है जिससे किसी भी बड़े संख्या को उसके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। ये काम क्वांटम कंप्यूटर बहुत कम समय में कर सकता है, जबकि आम कंप्यूटर को इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। इसमें एक खास तरीका अपनाया जाता है जिससे किसी नंबर का पैटर्न जल्दी से पकड़ में आ जाता है। उसके बाद आम कंप्यूटर से बाकी गणना कर ली जाती है। ग्रावर का एल्गोरिदम बिना किसी व्यवस्था वाली जानकारी में से सही चीज खोजने के लिए है। जैसे कोई चीज किसी बहुत बड़ी लिस्ट में ढूंढनी हो, जहां आम कंप्यूटर को पूरी लिस्ट छाननी पड़ती है, वहीं क्वांटम कंप्यूटर बहुत कम बार में सही जवाब के करीब पहुंच जाता है। इसमें हर बार सही जवाब को और मजबूत किया जाता है और बाकी सबको थोड़ा थोड़ा हटाया जाता है। कुछ ही बार दोहराने के बाद जवाब मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। क्वांटम सिमुलेशन एल्गोरिदम का इस्तेमाल उन क्वांटम सिस्टमों को समझने में होता है जिन्हें आम कंप्यूटर नहीं समझ सकते, क्योंकि उनकी जानकारी बहुत तेजी से बढ़ती जाती। इसमें एक तरीका होता है जिससे सिस्टम के बदलते हालात को थोड़ा थोड़ा करके जोड़ा जाता है ताकि बड़ी गड़बड़ी न हो। जितनी बार इसे दोहराया जाता है उतनी ज्यादा सटीकता मिलती है। इसका इस्तेमाल अणुओं की चाल या पदार्थों की स्थिति समझने में किया जाता है। जो क्वांटम मशीनें आज हैं, उनमें शोर और गड़बड़ी होती है। इसलिए एक तरीका निकाला गया जिसमें क्वांटम कंप्यूटर और आम कंप्यूटर दोनों मिलकर काम करते हैं। इसमें क्वांटम मशीन कुछ हालत बनाती है और आम कंप्यूटर उन्हें थोड़ा थोड़ा बदलकर सबसे सही हालत खोजता है। ये तरीका दवाइयों और नए पदार्थों की खोज में काम आता है, लेकिन इसकी कामयाबी अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हुई है।
क्वांटम एनीलिंग एक और तरीका है जिसमें एक सिस्टम को धीरे धीरे एक आसान हालत से एक मुश्किल हालत तक लाया जाता है। उम्मीद रहती है कि वो हमेशा सबसे सही जवाब वाली हालत में ही बना रहेगा। इसमें सिस्टम को ऐसी जगहों से निकलने में मदद मिलती है जहां आम कंप्यूटर फंस जाता है। लेकिन ये तरीका हर बार काम करे ऐसा जरूरी नहीं है, और इसकी गारंटी सिर्फ तभी होती है जब बदलाव बहुत धीरे हो। कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्वांटम कंप्यूटर की ताकत को एक खास वर्ग में रखा गया है जिसे BQP कहा जाता है। इसमें वो सारे काम आते हैं जिन्हें क्वांटम कंप्यूटर सीमित समय में कर सकता है और जिनमें गलती की संभावना बहुत कम होती है। ये सारे काम आम कंप्यूटर से ज्यादा है, लेकिन सब कुछ नहीं। कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें क्वांटम कंप्यूटर भी जल्दी नहीं कर सकते, खासकर वो जिनमें किसी भी जवाब की जांच करनी होती है, जैसे 3 सेट जैसी समस्याएं। क्वांटम और आम कंप्यूटर की ताकत में फर्क दिखाने के लिए कुछ खास उदाहरण दिए गए हैं। जैसे एक समस्या में क्वांटम कंप्यूटर को सिर्फ कुछ ही बार जांच करनी पड़ती है, जबकि आम कंप्यूटर को बहुत ज्यादा बार देखना पड़ता है। इससे ये साबित होता है कि कुछ कामों में क्वांटम कंप्यूटर को असली फायदा मिलता है। हालांकि ये सब बातें तब तक पूरी तरह से साबित नहीं होती जब तक बिना शर्त के हर हाल में फर्क न दिखे। कुछ तरीके हैं जो सिर्फ उदाहरण के तौर पर काम करते हैं, असली दुनिया में नहीं, लेकिन फिर भी इनसे ये समझ आता है कि क्वांटम कंप्यूटर क्या क्या कर सकते हैं और कहाँ उनके फायदे सबसे ज्यादा हैं। अगर क्वांटम कंप्यूटर में गड़बड़ी सुधारने की क्षमता आ जाए तो फिर भी उसकी ताकत उसी वर्ग में मानी जाती है, क्योंकि गलती सुधारने का काम भी सीमित समय में हो सकता है। इससे उसका दायरा बढ़ता नहीं, बस भरोसेमंद बनता है। क्वांटम कंप्यूटर से अभी तक कोई ऐसा तरीका नहीं मिला है जिससे हर मुश्किल समस्या को जल्दी सुलझाया जा सके, खासकर वो समस्याएं जो बहुत बड़ी और उलझी होती हैं, उन्हें क्वांटम कंप्यूटर भी जल्दी नहीं सुलझा पाते। इसका कारण ये है कि ऐसे कामों में कोई साफ सुथरा पैटर्न नहीं होता जिसे क्वांटम की खासियत से फायदा उठाया जा सके। कुछ मामलों में साबित हो चुका है कि अगर किसी जानकारी में कोई अंदरूनी रचना नहीं हो और हम सिर्फ सवाल पूछकर जवाब ढूंढ रहे हों, तो क्वांटम कंप्यूटर को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी आम कंप्यूटर को। उदाहरण के लिए, अगर कोई चीज बिना किसी क्रम वाली लिस्ट में छुपी हो, तो क्वांटम कंप्यूटर को भी उतनी ही बार उसे खोजना पड़ता है, बस थोड़ा तेज हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्वांटम सिद्धांत के कुछ नियम हैं जिनसे इसकी सीमाएं तय होती है, जैसे कि कोई भी क्वांटम जानकारी को पूरी तरह से दोबारा नहीं बनाया जा सकता और उसे बिना नुकसान के पूरी तरह से मिटाया भी नहीं जा सकता। जब तक हम उसे नापते नहीं तब तक वो सुरक्षित रहती है, लेकिन नापते ही वो बदल जाती है और कुछ जानकारी खत्म हो जाती है। ऊर्जा के हिसाब से भी कुछ सीमाएं होती हैं। अगर हम किसी जानकारी को मिटाते हैं तो एक तय मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है। ये नियम तय करते हैं कि कोई भी क्वांटम कंप्यूटर अनंत ऊर्जा से काम नहीं कर सकता या बिना ऊर्जा लगाए सब कुछ नहीं कर सकता। अब बात करें हार्डवेयर की, तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला तरीका है सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट। ये बहुत ठंडी जगह में चलते हैं और बिजली की मदद से तेजी से काम करते हैं, लेकिन इनकी हालत बहुत जल्दी बिगड़ती है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा तरीका है फंसे हुए आयन। इसमें किसी धातु के कणों को हवा में रोका जाता है और लेजर की मदद से चलाया जाता है। ये बहुत देर तक टिके रहते हैं और उनमें गलती की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन इनसे काम थोड़ा धीरे होता है। तीसरा तरीका है फोटॉन से जानकारी भेजना। ये कमरे के तापमान पर भी काम कर सकते हैं और बहुत दूर तक बिना बिगड़े पहुंच सकते हैं, लेकिन इन्हें जोड़ना और सही दिशा में चलाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये आसानी से पकड़ में नहीं आते। चौथा तरीका है न्यूट्रल एटम। इसमें छोटे छोटे परमाणुओं को खास किरणों से पकड़कर लाइन में लगाया जाता है। इनमें भी क्यूबिट बनाए जाते हैं और उन्हें लेजर से चलाया जाता है। ये बहुत लचीले होते हैं और जरूरत के हिसाब से
नई जगह पर रखे जा सकते हैं। कुछ और तरीके भी हैं, जैसे टोपोलॉजिकल क्यूबिट या सिलिकॉन बेस्ड क्वांटम डॉट्स। इनमें से कुछ अभी तक पूरी तरह से काम नहीं कर पाए हैं, लेकिन इनसे उम्मीदें हैं। हर तकनीक के अपने फायदे और नुकसान हैं। कुछ बहुत तेज हैं लेकिन जल्दी बिगड़ जाते हैं, कुछ टिकाऊ हैं लेकिन धीरे काम करते हैं, कुछ को बहुत ठंडा रखना पड़ता है और कुछ को बहुत सटीक लेजर की जरूरत होती है। इस वजह से अब तक कोई भी एक तरीका ऐसा नहीं है जो हर मामले में सबसे अच्छा हो। इसलिए अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग तकनीकें अपनाई जा रही हैं। गूगल के विलो क्वांटम प्रोसेसर में 105 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट हैं। इसमें गलतियां सुधारने की क्षमता है, जिससे ये कुछ खास कामों में आम सुपर कंप्यूटर से 13,000 गुना तेज साबित हुआ है। इसकी गेट्स बहुत कम गलती करती हैं, लेकिन सही आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। IBM का कंडोर प्रोसेसर एक बहुत बड़ा सिस्टम है, जिसमें 1121 क्यूबिट है। इसमें हर एक क्यूबिट की सटीकता थोड़ी कम है, लेकिन इसका उद्देश्य ज्यादा मात्रा में क्यूबिट जोड़ना है। इसमें 2 क्यूबिट के गेट में 1% के आसपास गलती होती है और ये 5000 गेट्स तक की सर्किट संभाल सकता है। IonQ का एरिया सिस्टम फंसे हुए आयन पर काम करता है। इसमें 25 क्यूबिट है और इसकी 2 क्यूबिट की गेट सटीकता 99.99% है। ये 400 से ज्यादा जोड़ने वाले ऑपरेशन को संभाल सकता है और इसकी क्यूबिट बहुत देर तक सही स्थिति में बनी रहती है। कई सिस्टमों में 1 क्यूबिट की गेट में गलती 1% से भी कम होती है और 2 क्यूबिट की गेट में ये गलती आयन ट्रैप में सबसे कम और बड़े सिस्टम में ज्यादा होती है। सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट का टिकने का समय 100 माइक्रोसेकंड से ज्यादा होता है, जबकि आयन वाले सिस्टम और भी बेहतर साबित होते हैं। पूरी दुनिया में 100 से 200 के बीच ऐसे क्वांटम कंप्यूटर हैं, जिनमें ज्यादातर में 100 से कम क्यूबिट है और अभी उनमें सही तरीके से गलतियों को सुधारने की क्षमता नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर में गलती सुधारने के लिए एक नियम है, जिसे थ्रेशहोल्ड थ्योरम कहते हैं। अगर हर ऑपरेशन की गलती एक तय सीमा से कम हो, तो उस सिस्टम की गलतियों को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन अगर ये गलती तय सीमा से ज्यादा हो गई, तो जितना भी सुधार करो, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। सरफेस कोड एक ऐसा तरीका है जिसमें हर लॉजिकल क्यूबिट के लिए 1000 से लेकर 10,000 तक असली क्यूबिट लगाने पड़ते हैं। इसमें डेटा और सहायक क्यूबिट मिलकर बार बार जांच करते हैं कि कोई गलती तो नहीं हुई। इसके लिए बहुत सारी बार जानकारी पढ़नी और सुधारनी पड़ती है। कुछ और कोड भी हैं जो कम क्यूबिट में काम करते हैं, जैसे स्टीन कोड, लेकिन उन्हें ठीक से चलाने के लिए और ज्यादा जटिल सेटअप की जरूरत होती है। कलर कोड भी एक तरीका है जो कुछ मामलों में कम जगह और समय लेता है। गलती सुधारने के लिए एक तरीका होता है जिसमें सहायक क्यूबिट की जांच से गलती पकड़कर उसे सुधारा जाता है। इसे एक्टिव सुधार कहते हैं। एक और तरीका होता है जिसमें क्यूबिट को इस तरह रखा जाता है कि कुछ खास गलती अपने आप असर नहीं करती, लेकिन ये तरीका हर तरह की गलती से नहीं बचा सकता। पुराने समय में एक तरीका चलता था जिसमें हर गलती को कई बार अलग अलग लेवल पर सुधारा जाता था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा क्यूबिट लगते थे। इसलिए अब ऐसे कोड पसंद किए जाते हैं जो एक ही स्तर पर काम कर सकें। सही तरह से चलने के लिए हर क्वांटम सिस्टम को 99% से ज्यादा सटीकता वाली गेट्स देनी होती है। साथ ही गलती पकड़ने और सुधारने का काम इतनी तेजी से होना चाहिए कि उससे पहले क्यूबिट बिगड़ ना जाए। ये आमतौर पर 10 से 100 माइक्रोसेकंड के बीच होता है। क्वांटम कंप्यूटर का सबसे बड़ा चैलेंज है डिकोहेरेंस। इसका मतलब है कि क्यूबिट धीरे धीरे अपनी क्वांटम हालत खो देता है। ये तब होता है जब वो आसपास के माहौल से जुड़ जाता है और उसकी जानकारी बाहर चली जाती है।
जैसे ठोस पदार्थों में कंपन या चारों तरफ फैली रोशनी इसकी वजह बनती है। सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट में ये दिक्कत तब होती है जब बाहरी रोशनी या कंपन उसमें गड़बड़ी करती। वहीं सेमीकंडक्टर सिस्टम में कंपन से जुड़ी समस्याएं ज्यादा असर डालती हैं। इसका असर दो तरीके से मापा जाता है। एक है T1 जो बताता है कि एक एक्साइटेड क्यूबिट कितनी देर में अपनी निचली हालत में आ जाता है। दूसरा है T2 जो ये दिखाता है कि दो क्वांटम हालात कितनी देर तक एक जैसी स्थिति में बने रहते हैं। सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट में T1 और T2 का समय आमतौर पर 30 से 100 माइक्रोसेकंड तक होता है। वहीं फंसे हुए आयन वाले क्यूबिट में ये समय मिलीसेकंड से लेकर कई सेकंड तक जा सकता है, क्योंकि वो बाहर के माहौल से कम जुड़े होते हैं। इस परेशानी को कम करने के लिए एक तरीका है डायनामिकल डीकपलिंग। इसमें क्यूबिट पर बार बार तेज पल्स भेजे जाते हैं, जिससे उसका असर वापस पहले जैसा हो जाता है। इस तरह उसका T2 समय बढ़ जाता है और वो ज्यादा देर तक टिकता है। ये तरीका सुपर कंडक्टिंग सिस्टम और आयन ट्रैप दोनों में आजमाया गया है और इससे नतीजे बेहतर हुए। एक और तरीका है नॉइज स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें देखा जाता है कि बाहर का शोर कैसे और कितनी तेजी से क्यूबिट पर असर डाल रहा है। इससे ये समझ आता है कि कौन कौन से शोर उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई बार ये शोर बहुत ही धीमी गति का होता है, जैसे एक F टाइप नॉइस, जो बहुत आम है और हर सिस्टम में देखा जाता है। क्वांटम कंप्यूटर को बड़ा बनाने के लिए हजारों या लाखों क्यूबिट जोड़ने होंगे, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी और जटिल मशीनरी चाहिए। हर क्यूबिट को चलाने के लिए अलग अलग तार, सिग्नल और बहुत ठंडी मशीनें लगती हैं। जैसे जैसे क्यूबिट बढ़ते हैं, उन्हें कंट्रोल करना और ठंडा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर 2 डायमेंशन में बने सिस्टमों में तारों के बीच गड़बड़ी आ जाती है, जिससे सिग्नल कमजोर हो जाता है। सुपर कंडक्टिंग सिस्टम में ठंडा रखने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है। अगर क्यूबिट की संख्या 1000 से ज्यादा हो जाए तो इन मशीनों को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और दिक्कत ये है कि जैसे जैसे क्यूबिट बढ़ते हैं, वैसे वैसे गेट की सटीकता कम होने लगती है। खासकर 2 क्यूबिट के गेट की सटीकता एक सीमा के बाद सुधरती नहीं, बल्कि बिगड़ने लगती है। ज्यादा गहराई वाले सर्किट में जैसे ही 20 से ज्यादा लेयर हो जाएं, तो गलतियों का असर इतना बढ़ जाता है कि जो नतीजा आता है वो काम का नहीं होता। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हर ऑपरेशन में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी जुड़ती जाती है। गलती सुधारने वाले कोड को ठीक से चलाने के लिए ऑपरेशन की गलती की दर 1% से कम होनी चाहिए, लेकिन आज की मशीनें 2 क्यूबिट गेट में आधे से 2% तक की गलती करती, इसलिए उन्हें बड़े स्तर पर चलाना अभी मुमकिन नहीं है। आज के दौर में कुछ हाइब्रिड तरीके हैं जिसमें क्वांटम और आम कंप्यूटर मिलकर काम करते हैं। इससे थोड़ी बहुत गलती को संभाला जाता है, लेकिन ये भी तब तक ही ठीक है जब तक सर्किट ज्यादा गहरा ना हो। जैसे ही सैकड़ों गेट जोड़ने की कोशिश होती है, नतीजे बेमतलब हो जाते हैं। इन सब बातों से साफ है कि क्वांटम कंप्यूटर को आगे ले जाने के लिए सिर्फ क्यूबिट बढ़ाना काफी नहीं है, उसकी सटीकता भी कई गुना बढ़ानी होगी। और ये काम आसान नहीं है, क्योंकि जो दिक्कतें आ रही हैं वो सिर्फ मशीन की नहीं बल्कि तकनीक की सीमा है। क्वांटम कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत ही सटीक और तेज कंट्रोल सिस्टम की जरूरत होती है, क्योंकि हर क्यूबिट को बहुत ही कम समय में बिल्कुल सही तरीके से चलाना पड़ता है। सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट में कमरे के तापमान पर माइक्रोवेव सिग्नल बनाए जाते हैं, फिर इन्हें खास तारों और फिल्टर के जरिए बहुत ही ठंडी जगह तक भेजा जाता है। वहां ये सिग्नल क्यूबिट को घुमा सकते हैं या 2 क्यूबिट को आपस में जोड़ सकते हैं। ये सब सिग्नल बहुत ही छोटे समय के अंदर दिए जाते हैं और हर पल की टाइमिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। फंसे हुए आयन वाले सिस्टम में
हर क्यूबिट को चलाने के लिए लेजर बीम का इस्तेमाल होता है। इन लेजर को खास उपकरणों से इस तरह मोड़ा जाता है कि वो सीधा उस कण पर जाए जिसे चलाना है। इससे उस आयन की हालत तय होती है, गेट चलती है और जानकारी पढ़ी जाती है। ये सब कुछ बहुत बारीकी से और तेजी से होता है। इन सब कंट्रोल सिस्टमों को चलाने में एक और चुनौती होती है। जैसे जैसे तार और उपकरण ठंडी जगह तक ले जाए जाते हैं, वैसे वैसे उनमें गर्मी भी आती है। इस गर्मी को संभालना पड़ता है ताकि सिस्टम ठंडा बना रहे। साथ ही जब बहुत सारे सिग्नल एक साथ भेजे जाते हैं तो उनमें आपस की गड़बड़ी भी हो सकती है, जिसे क्रॉस टॉक कहते हैं। इसे रोकने के लिए सिग्नल को बहुत सोच समझकर बनाया जाता है और हर पल सब कुछ बिल्कुल सही समय पर हो, इसकी देखरेख की जाती है। इन सब वजहों से क्वांटम कंप्यूटर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल और तकनीकी काम है, जिसमें जरा सी चूक से सारी प्रक्रिया बिगड़ सकती है। फीडबैक सिस्टम का काम है क्यूबिट की हालत को सही बनाए रखना। जब कोई गड़बड़ी या शोर आता है तो ये सिस्टम तुरंत माप करके क्यूबिट को फिर से ठीक करता है। इसके लिए बहुत तेज क्लासिकल प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है, जो पल्स को तुरंत बदलकर सही स्थिति वापस दिलाता है। स्पिन क्यूबिट वाले सिस्टम में लगातार निगरानी की जाती है और जरूरत पड़ने पर चुंबकीय ताकत या वोल्टेज को तुरंत बदला जाता है। इससे क्यूबिट की हालत बहुत ही जल्दी, माइक्रोसेकंड से भी कम समय में संभाली जा सकती है। ऐसे फीडबैक मॉडल में माप का असर भी ध्यान में रखा जाता है ताकि किसी भी तरह की अनिश्चितता को भी कंट्रोल किया जा सके। इन सब कामों के लिए बहुत ही कम समय लेने वाली क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए होती है। कई बार इन्हें ठंडी जगह पर ही रखना पड़ता है ताकि सिग्नल खराब न हो। इसी वजह से क्वांटम और क्लासिकल मशीनें साथ मिलकर काम करती हैं, जो गलती सुधारने वाले कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरी है। क्वांटम कंप्यूटर को चलाने के लिए ठंडी मशीनें सबसे ज्यादा संसाधन खा जाती हैं। सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट को बहुत ही कम तापमान पर रखा जाता है, लगभग 10 से 50 मिली केल्विन। इसके लिए बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है, जो 5 से 10 किलोवाट तक जाती है। इतनी बिजली में सिर्फ कुछ 100 माइक्रोवाट तक की ठंडी ताकत मिलती है। अगर लाखों क्यूबिट वाला सिस्टम बनाना हो तो उसमें गर्मी रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर तार, हर एम्पलीफायर से थोड़ी थोड़ी गर्मी आती है। इसे संभालने के लिए और भी ज्यादा ठंडक चाहिए होती है। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जा रही हैं, जो कई मीटर तक फैलती हैं। अगर भविष्य में करोड़ों क्यूबिट वाले सिस्टम बनाने हैं तो उनके लिए पूरा का पूरा एक ठंडा लैब बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम एक साथ ठंडा और शांत रखना सबसे बड़ी चुनौती है। क्वांटम मशीनों की जांच करना भी आसान नहीं होता। उसे परखने के लिए क्लासिकल कंप्यूटर का सहारा लिया जाता है। लेकिन जैसे ही क्यूबिट की संख्या 50 से ज्यादा हो जाती है, क्लासिकल कंप्यूटर की ताकत जवाब दे देती है। इसलिए बड़े सिस्टम की पूरी तरह से जांच करना मुमकिन नहीं होता। अब ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है जो कुछ हद तक अंदाजा लगाते हैं, लेकिन ये भी गलतियों से पूरी तरह बच नहीं पाते, खासकर जब सिस्टम में शोर ज्यादा हो। इससे ये बात साफ होती है कि क्वांटम कंप्यूटर को जांचने और संभालने में क्लासिकल कंप्यूटर की सीमाएं भी एक बड़ी रुकावट। इसलिए इन मशीनों को समझने और बेहतर बनाने के लिए अब नए और मिले-जुले तरीके अपनाए जा रहे हैं। अक्टूबर महीने में एक प्रयोग हुआ जिसमें दावा किया गया कि एक क्वांटम प्रोसेसर ने वो काम किया जो एक बहुत बड़ा क्लासिकल कंप्यूटर हजारों साल में भी नहीं कर पाता। इस प्रोसेसर में 53 क्यूबिट थे जो एक ग्रिड में लगे थे। इसमें यादृच्छिक सर्किट चलाए गए और उनके नतीजे निकाले गए। दावा ये था कि ये काम 200 सेकंड में पूरा हो गया, जबकि परंपरागत कंप्यूटर को यही करने में बहुत लंबा समय लगता। लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने इस दावे पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि क्लासिकल कंप्यूटर भी इस काम को कुछ ही दिनों में कर सकते हैं अगर बेहतर तरीके अपनाए जाएं। मतलब ये कि जो हजारों साल का अंतर बताया गया था वो दरअसल सही नहीं। बाद में किए गए क्लासिकल सिमुलेशन ने यही नतीजे कुछ ही दिनों में दिखा दिए। इससे पता चला कि असली फर्क उतना नहीं है जितना बताया गया। इसके बाद चीन में एक नया प्रयोग हुआ जिसमें एक फोटॉन प्रोसेसर से कुछ सैंपल लिए गए। ये काम भी बहुत कम समय में पूरा हो गया। कहा गया कि क्लासिकल कंप्यूटर को ऐसा करने में अरबों साल लगेंगे। लेकिन इस पर भी सवाल उठे कि क्या वाकई इतनी बड़ी बढ़त मिली है या कुछ खास तरीकों से क्लासिकल कंप्यूटर भी ऐसा कर सकते हैं। इन दोनों प्रयोगों में जो बात सामने आई वो ये थी कि ये काम असली जीवन की जरूरतों के लिए नहीं थे बल्कि खास बनाए गए काम थे। इनका मकसद था यह दिखाना कि क्वांटम कंप्यूटर तेज हो सकते हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये फायदे आमतौर पर भी मिलेंगे। कुछ प्रयोगों में छोटे डेटाबेस के लिए एक खास खोज तकनीक इस्तेमाल की गई। इसमें 4 या उससे कम चीजें खोजी गईं और अच्छे नतीजे मिले। लेकिन जब इसे क्लासिकल कंप्यूटर से तुलना की गई तो क्वांटम कंप्यूटर को कोई बड़ी बढ़त नहीं मिली। वजह थी मशीन की गड़बड़ियां और सिग्नल की गलतियां। दूसरे प्रयोगों में कुछ छोटे अणुओं की ऊर्जा मापी गई। इसके लिए एक तरीका अपनाया गया जिसमें क्लासिकल और क्वांटम दोनों मिलकर काम करते हैं। नतीजे अच्छे आए लेकिन बहुत समय लगा। क्लासिकल कंप्यूटर इन्हीं नतीजों को जल्दी दिखा देता है। इससे साफ हुआ कि ये तरीका फिलहाल केवल यह साबित करने के लिए ठीक है कि तकनीक काम करती है, न कि असली काम के लिए। कुछ मामलों में क्वांटम मशीनें जल्दी हल निकाल लेती हैं, खासकर तब जब समस्या ठीक से उनके हिसाब से बनाई गई हो। लेकिन जब असली दुनिया की जटिल समस्याएं सामने आती हैं, तो क्लासिकल कंप्यूटर अब भी अच्छा काम करते हैं। क्वांटम मशीनें अभी भी उनके मुकाबले पीछे हैं, खासकर जब गलती सुधारने की जरूरत होती है। कुल मिलाकर क्वांटम कंप्यूटरों ने कुछ खास जगहों पर बढ़त जरूर दिखाई है, लेकिन असली चुनौती ये है कि ये बढ़त आम और बड़े कामों में भी मिले। अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है, इसलिए कहा जा सकता है कि असली कामों के लिए इन मशीनों को और बेहतर बनाना जरूरी है, वरना क्लासिकल कंप्यूटर ही अभी भी सबसे भरोसेमंद विकल्प है। अक्टूबर महीने में एक बड़ी घोषणा की गई जिसमें बताया गया कि एक नए क्वांटम प्रोसेसर ने दुनिया के सबसे तेज क्लासिकल कंप्यूटर से 13,000 गुना तेज काम किया। इसमें खास तौर पर क्वांटम डायनेमिक्स से जुड़ा एक प्रयोग किया गया जिसमें 63 क्यूबिट का इस्तेमाल हुआ। बताया गया कि क्लासिकल कंप्यूटर को वही काम करने में अरबों अरब साल लग जाते। इस नतीजे की जांच भी हुई और माना गया कि इसमें वाकई स्केल बढ़ने पर क्वांटम मशीन की ताकत क्लासिकल से बहुत ज्यादा हो गई। इस प्रोसेसर को दिसंबर में पेश किया गया था और इसमें कुल 105 क्यूबिट थे। इसमें इतनी कम गलती दर थी कि जैसे जैसे सिस्टम बड़ा होता गया, गलती और भी कम होती गई। यह बहुत बड़ी बात मानी गई। एक और कंपनी ने भी बहुत ही शानदार नतीजा दिखाया। उनके सिस्टम ने 2 क्यूबिट के बीच जुड़ाव में 99.99% तक की शुद्धता हासिल की। इससे बड़ी संख्या में क्यूबिट को आपस में जोड़ने और गलती को कम करने की शुरुआत हुई। दूसरी तरफ क्वांटम एनीलिंग की मदद से कुछ ऐसे काम किए गए जो क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर पाए। इसमें कम ऊर्जा वाले नतीजे निकाले गए जो क्वांटम सिद्धांत से मेल खाते थे। साथ ही कुछ समस्याओं के हल जल्दी निकलने लगे, खासकर जब काम का आकार बड़ा होने लगा। कुछ कंपनियों ने अब ऐसे डिजाइन बनाए हैं जहां कई क्वांटम मशीनें आपस में जुड़ती हैं और एक बड़ी मशीन की तरह काम करती हैं। इससे अलग अलग मशीनों की सीमाएं कम होती हैं और क्यूबिट की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जितना भी शोर या गड़बड़ी होती है, वह मिलकर पूरे सिस्टम को बिगाड़ सकती है।
वो कहते हैं कि जब तक गलती को एक साथ रोका नहीं जाता, तब तक इतने बड़े स्केल पर क्वांटम मशीन को चलाना मुमकिन नहीं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर को चलाने के लिए जो हालत चाहिए वो असल दुनिया में बन ही नहीं सकती। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण खुद ही क्वांटम स्थिति को खत्म कर देता है। ऐसे में अगर हम बहुत बड़ी मशीन बनाएंगे तो वो टिक नहीं पाएगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्वांटम सिस्टम जो दिखाते हैं वो असली नहीं होते, बस हमारी जानकारी की कमी होती है। हो सकता है कि जब सच्चाई सामने आए तो हमें पता चले कि असल में सब कुछ पहले से तय होता है और क्वांटम जैसा कुछ होता ही नहीं। एक और विचार है कि शायद हम कुछ ऐसे नियमों को नहीं जानते जो क्वांटम मशीनों को बड़ा बनने से रोकते हों। ये भी हो सकता है कि क्वांटम का जो फायदा हम सोचते हैं वो नियमों की वजह से मुमकिन ही ना हो। अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि ये शक पूरी तरह गलत है। इस समय जो क्वांटम मशीनें चल रही हैं, उनमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है। 1% तक की गलती भी होती है, जो बहुत ज्यादा है। इसलिए इन्हें बहुत गहराई तक नहीं चलाया जा सकता और बड़ी एल्गोरिदम काम नहीं कर पाती। कुछ मशहूर एल्गोरिदम को अभी तक बस बहुत ही आसान सवालों पर चलाया गया है, जैसे छोटे छोटे नंबरों का फैक्टर निकालना या बहुत कम बिट की सुरक्षा तोड़ना। लेकिन असली सुरक्षा को तोड़ने के लिए लाखों क्यूबिट और बहुत कम गलती चाहिए, जो फिलहाल मुमकिन नहीं। पहले जो क्वांटम बढ़त दिखाई गई थी, उसे बाद में क्लासिकल कंप्यूटर ने भी हासिल कर लिया। मतलब ये कि जिन कामों में क्वांटम तेजी दिखा रहा था, वही काम कुछ क्लासिकल तरीके भी कर पा रहे थे। ऐसा हाल ही में फिर देखा गया जब नए दावे किए गए। कई बार ऐसा भी हुआ कि एक बड़ी कंपनी ने दावा किया कि उन्होंने एक नया टोपोलॉजिकल क्यूबिट बनाया है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उसकी जांच की तो उन्हें पूरा यकीन नहीं हुआ। पुराने दावे भी वापस लेने पड़े थे। इससे ये पता चलता है कि इतनी बड़ी बातें करने से पहले पक्के सबूत बहुत जरूरी होते हैं। कुल मिलाकर आज की मशीनें अभी भी काफी पीछे हैं। उनमें गड़बड़ी बहुत है और जो बढ़त दिख रही है वो अभी भी कुछ खास और सीमित कामों में ही है। असली दुनिया की बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है। दुनिया भर में क्वांटम कंप्यूटर पर बहुत पैसा लगाया गया है, लेकिन अब तक कोई ऐसा इस्तेमाल सामने नहीं आया है जो असली दुनिया की समस्याओं में क्लासिकल कंप्यूटर से बेहतर साबित हो सके। पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि इस दशक में ऐसे कंप्यूटर आ जाएंगे जो बिना गलती के बड़े स्तर पर काम कर सकेंगे, लेकिन अभी तक जो सिस्टम बने हैं वो बहुत ही सीमित और गड़बड़ी वाले हैं, जिन्हें असली कामों में नहीं लगाया जा सकता। अक्सर मीडिया में कुछ प्रयोगों को बहुत बड़ा दिखाया जाता है, जैसे कि पुराने क्वांटम डेमो को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था, लेकिन सच यह है कि उसमें बस कुछ रैंडम सर्किट चलाए गए थे जो असली दुनिया में किसी काम के नहीं थे। ये बस दिखावे के लिए थे, जिससे ऐसा लगे कि क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल से बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि ऐसा नहीं था। ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि असली और सुरक्षित क्वांटम कंप्यूटर आने में अभी कम से कम 10 से 20 साल लग सकते हैं। अभी तक जो भी प्रगति हुई है वो सिर्फ प्रयोगों तक सीमित है, असली दुनिया की जरूरतों से बहुत दूर। ऐसा ही कुछ पहले न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च में हुआ था, जहां सालों तक उम्मीदें बनी रहीं पर कामयाबी नहीं मिली। उसी तरह क्वांटम कंप्यूटर के लिए भी हर बार कहा जाता है कि बस 10 साल और, लेकिन हर बार इंतजार बढ़ता जाता है। कुछ खास किस्म के क्वांटम एनिलर जरूर कुछ छोटे छोटे कामों में मदद कर रहे हैं, लेकिन ये असली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर एक खास एल्गोरिदम चला सकते हैं जिससे बड़े नंबरों को जल्दी फैक्टर किया जा सकता है। इससे आज के इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाले सिक्योरिटी सिस्टम टूट सकते हैं। जैसे कि अगर क्वांटम कंप्यूटर में हजारों क्यूबिट ठीक से चलने लगे
तो वो कुछ ही घंटों में 2 बड़े प्राइम नंबरों का गुणा करने वाला पासवर्ड तोड़ सकते हैं, जबकि क्लासिकल कंप्यूटर को इसमें अरबों साल लगेंगे। इसी डर से अब कुछ लोग अभी से डेटा को सेव करके रख रहे हैं ताकि भविष्य में उसे तोड़ा जा सके। इस खतरे से बचने के लिए अब नए तरह के सिक्योरिटी सिस्टम बनाए जा रहे हैं जिन्हें क्वांटम कंप्यूटर भी नहीं तोड़ पाएंगे। इन नए सिस्टम्स में कुछ मैथ की ऐसी समस्याएं होती हैं जिन्हें क्लासिकल और क्वांटम दोनों कंप्यूटर नहीं सुलझा सकते। कुछ नए स्टैंडर्ड भी तय कर दिए गए हैं, जैसे कि 3 तरीके की कुंजी और सिग्नेचर सिस्टम, जो आज के स्तर की ही सुरक्षा देते हैं। साधारण एन्क्रिप्शन वाले सिस्टम पर थोड़ा कम खतरा है, क्योंकि जो एल्गोरिदम इन्हें तोड़ने के लिए है वो बहुत ही हल्की तेजी देता है। जैसे अगर कोई कुंजी 128 बिट की है तो क्वांटम कंप्यूटर उसे 64 बिट जितनी ही मजबूत बना देता है। इसका मतलब है कि अगर कुंजी को बड़ा कर दिया जाए तो खतरा टल जाता है। एक तरीका और है जिसे क्वांटम कुंजी वितरण कहते हैं। इसमें फोटॉन की मदद से कुंजी को भेजा जाता है और अगर कोई उसे चुपचाप सुनना चाहे तो पकड़ लिया जाता है। लेकिन इस तरीके में भी दूरी, धीमी रफ्तार और कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, इसलिए इसे आमतौर पर दूसरे तरीकों के साथ मिलाकर ही इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल कुछ देश और संस्थाएं ये सलाह दे रही हैं कि जब तक नए सिस्टम पूरी तरह लागू नहीं होते तब तक पुराने और नए सिस्टम दोनों को साथ चलाया जाए। इससे अगर कोई एक तरीका फेल भी हो जाए तो दूसरा तरीका बचा रहेगा। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें ढेर सारे पुराने सिस्टम बदलने, सॉफ्टवेयर अपडेट करने और लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है। क्वांटम कंप्यूटर की असली ताकत यह है कि वो क्वांटम सिस्टम्स की नकल कर सकते हैं, जो क्लासिकल कंप्यूटर से बहुत मुश्किल होता है। क्लासिकल कंप्यूटर को इनकी गणना में बहुत ज्यादा समय और संसाधन लगते हैं। एक वैज्ञानिक ने पहले ही कहा था कि असली क्वांटम चीजों को समझने के लिए क्वांटम मशीन ही चाहिए। कुछ प्रयोगों में देखा गया है कि क्वांटम कंप्यूटर छोटे छोटे अणुओं की ऊर्जा गिनने में काम आ सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन जैसे अणुओं की जानकारी बहुत अच्छे से मिली है। लेकिन यह तभी हुआ जब गड़बड़ी को कम करने के लिए बहुत मेहनत की गई। दूसरे अणुओं पर भी प्रयोग हुए हैं, लेकिन उनमें क्लासिकल कंप्यूटर की तुलना में कोई बड़ा फायदा नहीं मिला। अगर हम असली समय में चलने वाली क्वांटम चीजों को समझना चाहें, तो कुछ एल्गोरिदम हमें और बेहतर नतीजे दे सकते हैं। इनसे हम ऐसी चीजों को समझ सकते हैं जो क्लासिकल कंप्यूटर के लिए बहुत ही कठिन है, जैसे कि कुछ खास मटेरियल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन बहुत अजीब तरीके से बर्ताव करते हैं। क्वांटम मशीनों से हम कुछ बेहद कठिन गणनाएं कर सकते हैं जो क्लासिकल से मुमकिन नहीं। लेकिन अभी ये सब बस छोटे सिस्टम पर ही हो पा रहा है। बड़े सिस्टम पर काम करने के लिए या तो बहुत ज्यादा क्यूबिट चाहिए या फिर बहुत लंबा समय, जो अभी के हार्डवेयर में मुमकिन नहीं है। जैसे 12 अणुओं वाले सिस्टम की गणना भी तभी सटीक होती है जब बहुत सारे सुधार क्लासिकल तरीकों से किए जाते हैं। इससे साफ है कि जब तक पूरी तरह से गड़बड़ी रहित क्वांटम सिस्टम नहीं बनते, तब तक असली फायदा नहीं मिलने वाला। क्वांटम अप्रॉक्सीमेट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम का इस्तेमाल कुछ खास समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है, जैसे ग्राफ में सबसे बड़ा कट ढूंढना। इसमें एक खास तरह का क्वांटम सर्किट बार बार चलाकर अच्छे नतीजे निकालने की कोशिश होती है। लेकिन जब इसे अभी के सीमित और गड़बड़ी वाले क्वांटम कंप्यूटर पर चलाया गया तो नतीजे कमजोर ही मिले। क्लासिकल तरीके कई बार इससे बेहतर साबित हुए हैं, खासकर जब सर्किट बहुत छोटा रखा गया हो। अभी तक के अध्ययन बताते हैं कि अगर सैकड़ों क्यूबिट हो, तभी यह तरीका क्लासिकल से बेहतर हो सकता है, क्योंकि छोटे सर्किट में जरूर कनेक्शन नहीं बन पाता। कुछ क्वांटम मशीनें दूसरी समस्याओं पर भी काम करती हैं, जैसे समय और रास्ता तय करना। लेकिन जब इनकी तुलना आज के बेहतरीन क्लासिकल तरीकों से हुई, तो बहुत मामूली या खास परिस्थितियों में ही ये थोड़ा बेहतर निकले।
जैसे कंपनी के क्वांटम सिस्टम ने कुछ खास बड़े केस में थोड़ा अच्छा किया, लेकिन छोटे और आसान काम क्लासिकल तरीका ज्यादा तेज और सटीक तरीके से कर लेता है। अलग अलग केस स्टडी में देखा गया कि क्वांटम सिस्टम कुछ खास तरीकों में जल्दी नतीजे निकाल सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर क्लासिकल कंप्यूटर ही ज्यादा भरोसेमंद रहे हैं। मशीन लर्निंग में भी कुछ क्वांटम तरीके आजमाए गए हैं, जैसे एक ऐसा एल्गोरिदम जो डेटा को अलग अलग हिस्सों में बांटता है। इस एल्गोरिदम को क्वांटम तरीके से तेज चलाने की उम्मीद थी, लेकिन असल डेटा पर कोई खास बढ़त नहीं मिली क्योंकि गड़बड़ी बहुत ज्यादा हो रही थी और क्लासिकल तरीका ही बेहतर साबित। कुछ और क्वांटम तरीके जैसे क्वांटम न्यूरल नेटवर्क या क्वांटम जनरेटिव मॉडल्स भी आजमाए गए हैं, लेकिन अभी इनसे कोई खास फायदा नहीं मिला। इन एल्गोरिदम को सही से ट्रेन करना भी मुश्किल है। वित्तीय दुनिया में भी छोटे स्तर पर कुछ प्रयोग हुए हैं, जैसे 20 शेयरों पर पोर्टफोलियो बनाना, लेकिन हाल के अध्ययनों में यह साफ हुआ है कि क्वांटम तरीका लगातार क्लासिकल से बेहतर नहीं है। लॉजिस्टिक कंपनियों ने भी कुछ प्रयोग किए हैं, जैसे गाड़ियों के रास्ते और डिलीवरी का समय तय करना। इनमें थोड़ी बहुत दूरी बची है, लेकिन यह भी सिर्फ प्रयोगों तक सीमित है और असली दुनिया में बड़े स्तर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। दवाओं की खोज में भी कुछ आसान प्रयोग हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा बदलाव या तेज नतीजे नहीं मिले। इन सब से यह समझ आता है कि क्वांटम कंप्यूटर में कुछ संभावनाएं तो हैं, लेकिन जब तक पूरी तरह से बिना गलती वाले सिस्टम नहीं बनते, तब तक असली फायदा नहीं मिले। कुछ कंपनियां, जैसे एक बड़ी तकनीकी कंपनी, क्वांटम प्रोसेसर बना रही हैं जो खास कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े होते हैं। एक दूसरी कंपनी क्वांटम प्रोसेसर क्लाउड के जरिए लोगों को इस्तेमाल करने देती है। एक और कंपनी जो ट्रैप्ड आयन सिस्टम पर काम कर रही है, उसने ऐसे क्यूबिट बनाए हैं जो बहुत ही सटीकता से काम करते हैं। कुछ स्टार्टअप भी हैं जो फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं और एक बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने तो क्वांटम हार्डवेयर को क्लाउड के जरिए उपलब्ध करवा दिया है ताकि लोग खुद प्रयोग कर सके। अब लगभग 76 कंपनियां इस क्षेत्र में सक्रिय हैं जो क्वांटम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उससे जुड़े कामों पर ध्यान दे रही हैं। सरकारें भी अब इन तकनीकों में दिलचस्पी ले रही हैं। कुछ देशों ने तो इन कंपनियों में हिस्सेदारी लेने की भी योजना बनाई है ताकि अपनी तकनीकी ताकत को बढ़ाया जा सके। विश्वविद्यालय और कंपनियां साथ मिलकर नए टैलेंट तैयार कर रही हैं और मिलकर तकनीक का परीक्षण कर रही हैं। निजी निवेश भी बहुत तेजी से बढ़ा है। एक क्वांटम कंपनी ने हाल ही में बहुत बड़ी रकम जुटाई है। दूसरी कंपनी ने भी लाखों शेयर बेचकर करोड़ों की फंडिंग ली है। कुल मिलाकर साल भर में $2 अरब से ज्यादा का निजी निवेश इस क्षेत्र में आया है। सरकारें भी अब इन कंपनियों को पैसा देने से पहले उनमें हिस्सेदारी चाहती हैं। एक योजना के तहत कुछ कंपनियों को करोड़ों का फंड मिलेगा, लेकिन इसके बदले में सरकार कुछ हिस्सा भी रखेगी। यह योजना पुराने वादों को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसमें जोखिम भी है क्योंकि ये तकनीकें अभी पूरी तरह साबित नहीं हुई हैं। भविष्य की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, लेकिन अभी की सच्चाई यह है कि कुछ तकनीकी मुश्किलें बाकी हैं, जैसे गड़बड़ी, कम समय तक क्यूबिट का चलना और सिस्टम को स्केल करना। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ये सारी मुश्किलें पार कर ली जाएं, तो क्वांटम कंप्यूटर 100 से $250 अरब तक की वैल्यू बना सकते हैं। एक और अनुमान कहता है कि आने वाले 15 साल में यह आंकड़ा $850 अरब तक भी जा सकता है, लेकिन यह तभी होगा जब सब कुछ धीरे धीरे और सही दिशा में बढ़े। कुछ कंपनियों के शेयर बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, जिससे यह डर भी बना है कि कहीं यह एक बुलबुला तो नहीं है। कुछ निवेशक मानते हैं कि ये कंपनियां अपनी असली कमाई से कहीं ज्यादा कीमत पर चल रही हैं। इसलिए अब यह जरूरी हो गया है कि निवेश केवल वादों पर नहीं, बल्कि असली और पक्के नतीजों पर आधारित हो। क्वांटम कंप्यूटर की असली ताकत तभी सामने आएगी जब वो बिना गलती के काम कर सकेंगे और असली दुनिया की बड़ी समस्याएं हल कर पाएंगे।
फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर यानी ऐसे सिस्टम जो बिना गलती के जटिल काम कर सके, उन्हें बनाने में अभी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। इनके लिए लाखों छोटे क्यूबिट को मिलाकर एक मजबूत क्यूबिट बनाना पड़ता है और ये काम आसान नहीं है। अभी जो क्यूबिट बनाए जा रहे हैं उनमें गड़बड़ी जल्दी हो जाती है और इनकी क्वालिटी भी स्थिर नहीं है। कुछ उम्मीद की जा रही है कि 30 के दशक तक शायद कुछ बदलाव देखने को मिले, लेकिन ये भी बहुत आशावादी अंदाजा है। असली प्रगति तभी होगी जब नए मटेरियल्स और कंट्रोल तकनीकों में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। हालांकि कुछ कंपनियों ने कहा है कि वो 20 के आखिरी सालों तक ऐसा सिस्टम बना लेंगी, लेकिन ये दावे निवेशकों को खुश करने के लिए होते हैं। असली सिस्टम अभी सैकड़ों कमजोर क्यूबिट से ही चल रहे हैं। जब तक पूरी तरह बिना गलती वाला सिस्टम नहीं बनता, तब तक जो क्वांटम मशीनें हैं उन्हें क्लासिकल कंप्यूटर के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। इनमें कुछ खास कामों में फायदा मिल सकता है, जैसे पोर्टफोलियो बनाना या कुछ खास तरह के अणुओं की जांच करना। लेकिन इनका फायदा तभी होगा जब ये क्लासिकल तरीकों से बेहतर नतीजे दें, जो अभी तक साफ तौर पर साबित नहीं हुआ है। अभी के दौर में लोगों की नौकरियों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर को चलाने और बनाने के लिए बहुत खास तरह की जानकारी चाहिए होती है। लेकिन भविष्य में अगर कुछ बड़ी कंपनियां ही इस तकनीक को अपने पास रखेंगी, तो ये बराबरी की समस्या पैदा कर सकती है, जैसा हम क्लासिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस तकनीक को लेकर खींचतान चल रही है। अमेरिका ने हाल ही में कुछ कड़े नियम लागू किए हैं, जिससे चीन को खास तकनीकें न मिल सके, जैसे उन्नत कंप्यूटर, सेंसर और कुछ सॉफ्टवेयर। इसके चलते चीन ने अपने सिस्टम खुद बनाना शुरू कर दिया है, जिससे तकनीक की दौड़ और तेज हो गई है। एक और समस्या है ऊर्जा। अभी जो क्वांटम मशीनें हैं, उन्हें बहुत ठंडा रखने के लिए बहुत बिजली लगती है। अगर भविष्य में इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगे, तो ये डेटा सेंटर्स जितनी या उससे भी ज्यादा बिजली खा सकती है। पहले से ही बिजली की मांग बढ़ रही है, ऐसे में यह एक और चुनौती बन सकती है। इस वजह से ठंडा रखने की तकनीकों में नए तरीके ढूंढना बहुत जरूरी हो गया है।